जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारत अब अपने अगले सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि आईएनएस विशाल पर तेजी से काम कर रहा है और ये नया एयरक्राफ्ट कैरियर 65,000 टन का होगा, जो कि मौजूदा आईएनएस विक्रांत से काफ़ी बड़ा और ज़्यादा ताकतवर माना जा रहा है। इस कैरियर की सबसे बड़ी खासियत होगी कि इस कैरियर से मैन और ड्रोन दोनों को ऑपरेट किया जाएगा। मतलब फाइटर जेट्स के साथ साथ स्टेल्थ ड्रोन और यूकैफ मिशंस भी इसके जरिए होंगे। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट कैरियर से मेल और हेल यूएवी, लॉयल विंगमैन ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ड्रोन, ये सभी ऑपरेट किए जा सकेंगे और साथ ही इसमें होगा फुल इलेक्ट्रिक propulsion और ज़्यादा ऑटोमेटेशन जैसी नई टेक्नोलॉजीज भी शामिल हो सकती है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना काफ़ी महंगा सौदा है, लेकिन ज़रूरत भी हमें है, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर में एक बात तो आप मान के चलो कि अरबों डॉलर खर्च होते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भारत को एयरक्राफ्ट कैरियर के बजाय पनडुब्बियों, मिसाइल सिस्टम और अनमैन एरियल सिस्टम पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। फिलहाल भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत। और अगर नया एयरक्राफ्ट कैरियर आ जाता है तो भारत के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर तो होंगे, जिससे कि भारत की समुद्र में डिफरेंस भी बढ़ेगी और भारत लंबी दूरी के मिशंस भी कर सकता है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ब्रह्मोस ईआर को लेकर एक बड़ी अपडेट दोस्तों सामने आई है। भारत अब तैयार कर रहा है 800 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस ईआर को। ये मिसाइल जमीन और हवा दोनों से लॉन्च की जा सकती है। बताया जा रहा है कि इसकी स्पीड मैक 3 के आसपास होगी, यानी कि दुश्मन के पास बचने का बहुत कम टाइम होगा। और सबसे बड़ा अपडेट दोस्तों यहाँ पर यह है कि भारत इसे अपनी आने वाली न्यूक्लियर सबमरीन्स यानी कि प्रोजेक्ट 77 SSN पर तैनात करने की योजना बना रहा है, क्योंकि इन सबमरीन्स में होंगे वर्टिकल लॉन्च सिस्टम, जिनसे कि ब्रह्मोस जैसी ताकतवर मिसाइलें सीधे पानी के अंदर से लॉन्च हो सकती हैं। और यही नहीं दोस्तों, भारत यहाँ पर 2000 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज की सबसोनिक मिसाइल पर भी काम कर रहा है और भविष्य में हाइपरसोनिक मिसाइलें भी इन पनडुब्बियों पर लगेंगी। मतलब साफ है कि भारत पानी के अंदर से दूर दराज के टारगेट पर हमला कर सकेगा। और आप समझ रहे होंगे दोस्तों कि भारत अब धीरे धीरे अंडर वाटर स्ट्राइक पावर को तेजी से बढ़ा रहा है। भारत की डिफेंस स्टार्टअप कंपनी ने दोस्तों एक बड़ा धमाका किया। आईजी डिफेंस अब टर्बोजेट लॉइटरिंग म्यूनिशन को बना रहा है। ये कोई दोस्तों आम ड्रोन नहीं है, बल्कि हाई स्पीड सुसाइड ड्रोन है, जिसकी रेंज करीबन 100 किलोमीटर से ज़्यादा बताई जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें टर्बोजेट इंजन होगा, यानी कि ये सामान्य ड्रोन से काफ़ी तेज उड़ान भरेगा, दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा देकर तेजी से हमला करेगा। इवन दोस्तों, ये ड्रोन टारगेट एरिया में जाकर लॉइटर कर सकता है और सही टाइमिंग पर सटीक हमला कर सकता है। बता दें कि इस ड्रोन में होंगे डे एंड नाइट कैमरे, रडार गाइडेंस और AI बेस्ड टारगेटिंग सिस्टम। मतलब दुश्मन का ठिकाना कहीं भी छिपा हो, बचना मुश्किल होगा। यही नहीं, यही कंपनी दोस्तों तैयार कर रही है काल अनमैन्ड स्ट्राइक प्लेटफॉर्म, जो कि 1000 किलोमीटर रेंज तक हमला कर सकता है। दोस्तों, भारत अब अपने नए फाइटर जेट को एक बड़ा अपग्रेड देने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ तेजस मार्क 2 की। बताया जा रहा है कि तेजस मार्क 2 120 मिनट तक कॉम्बैट मिशंस कर सकता है। मतलब लगातार 2 घंटे तक हवाई लड़ाई लड़ सकता है। यहाँ पर अगर हम तेजस मार्क 1A की भी अगर बात करते हैं तो वो सिर्फ 57 मिनट और सिर्फ 4 BVR मिसाइलें कैरी कर सकता है। लेकिन तेजस मार्क 2 8 BVR मिसाइलों के साथ ज़्यादा फ्यूल कैरी कर सकता है और इसमें ज़्यादा पावरफुल इंजन लगा होगा। और आप सब जानते भी कि इस फाइटर जेट में लगेगा GE F414 INS 6 इंजन, जो देता है ज़्यादा थ्रस्ट और बेहतर परफॉर्मेंस। मतलब दुश्मन पर दूर से हमला ये फाइटर जेट कर सकता है, ज़्यादा टाइम तक एयर पेट्रोलिंग कर सकता है और ज़्यादा रिफ्यूलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और तेजस मार्क 2 के ज़रिए भारत अकेले ही लंबे समय तक पेट्रोलिंग कर सकता है और ज़रूरत पड़ने पर स्ट्राइक भी कर सकता है। लेकिन फिर भी दोस्तों, तेजस मार्क 2 भारत की एयर पावर में गेम चेंजर बनने वाला है। इसके अलावा भारत के SSS डिफेंस ने अपना वराह काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम को तैयार किया है और हाल ही में एक टेस्ट के दौरान इस वराह काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम ने ड्रोन को 1 किलोमीटर ऊंचाई तक ट्रैक करने में सफलता पाई है। और आपको मैं बता दूं कि इस सिस्टम ने 15 किलो के ड्रोन को लगातार 4 मिनट तक ट्रैक किया और गलती थी सिर्फ 3 डिग्री से कम की। और सबसे बड़ी बात तो दोस्तों ये है इस सिस्टम की कि ये रडार नहीं बल्कि AI प्लस अकॉस्टिक सेंसर से काम करता है। मतलब ड्रोन की आवाज़ से उसे पकड़ लेता है। इसमें 7 यानी कि 7 हाईटेक सेंसर्स लगाए गए हैं। रियल टाइम में ट्रैकिंग कर सकता है, दिन रात काम करने की इसकी क्षमता है। बताया जा रहा है कि इसकी रेंज 2 किलोमीटर तक है, लेकिन जल्द ही इसे 2 गुना करने की तैयारी चल रही है। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी बॉर्डर सुरक्षा और मजबूत होगी। इसके ज़रिए एयरबेस को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा होगी। लेकिन यहाँ पर फिर भी ध्यान देने वाली बात यह है कि तेज़ हवा, शोर या जामिंग में अकॉस्टिक सिस्टम की परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकती है। हालांकि भारत की तैयारियाँ हर लेवल पर शुरू हो चुकी है और भारत खुद
ड्रोन खतरों से निपटने के लिए स्मार्ट और साइलेंट टेक्नोलॉजी को तैयार कर रहा है। दोस्तों, अब भारत जल्द ही एक बड़ी सबमरीन डील करने वाला है। इस डील में भारत जर्मनी की कंपनी थिसन मरीन सिस्टम के साथ मिलकर 6 एडवांस सबमरीन्स बनाएगा। ये सबमरीन्स भारत में बनेंगी मजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड में। सबसे बड़ा अपडेट तो दोस्तों ये है कि इस डील में होगा इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट यानी कि IGA। मतलब अब जर्मनी की सरकार भी इस डील की गारंटी देगी, जिसका मतलब है कि देरी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और सपोर्ट का जोखिम जो होगा वो कम रहेगा। और इस सबमरीन की खासियत तो आप सब जानते भी है कि इसमें AIP टेक्नोलॉजी होगी, जिससे कि लंबे समय तक ये पानी के अंदर रह सकती है। काफ़ी कम आवाज़ करेगी, मतलब इसे पकड़ना मुश्किल होगा। और ये भारत की पहली AIP युक्त सबमरीन होगी। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा दोस्तों ये होगा कि हिंद महासागर में हमारी पकड़ मजबूत होगी, खासकर कि चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ। दोस्तों, एक बड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पर सामने आया है ईरान को लेकर, और उसी कॉन्सेप्ट पर क्या भारत भी काम कर सकता है? जी हाँ, जिस तरीके से ईरान ने पहाड़ों के अंदर अपने अंडरग्राउंड मिसाइल बेसेस बनाए हैं, और ये बेस सैकड़ों मीटर ज़मीन के अंदर होते हैं, जहाँ से मिसाइल लॉन्च भी हो सकती है और दुश्मन के लिए ढूंढना और उन्हें ख़त्म करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि अब सवाल आता है कि क्या भारत भी ऐसा कर सकता है? भारत के पास हिमालय जैसा मजबूत नेचुरल कवर है, और ऑलरेडी भारत कई चीज़ों पर काम कर रहा है। आपने देखा होगा कि हमने जोजिला टनल बनाई है, एडवांस एयरबेस हम ऑलरेडी अपने फॉरवर्ड एरिया में तैयार कर रहे हैं, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर हमने तेज़ी से किया है। लेकिन अगर हम भी अंडरग्राउंड बेस बनाते हैं तो मिसाइल और हथियार ज़्यादा सुरक्षित हमारे रहेंगे, दुश्मन के हमले से बचाव हमारा रहेगा, और हम दुश्मन के अंदर डर पैदा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज है भूकंप और लैंडस्लाइड का। इसके अलावा 4000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर ये सब चीज़ बनाना काफ़ी कॉस्टली भी पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पूरी मिसाइल सिटी बनाने से बेहतर है कि मोबाइल फोर्स, ड्रोन और मिसाइल सिस्टम पर फोकस करना बेहतर होगा। लेकिन दोस्तों, भारत को चाहिए स्मार्ट मिक्स, थोड़ा सा अंडरग्राउंड बेस प्लस मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, और तभी बनेगा असली हिमालयन डेटरेंस। इस बारे में दोस्तों वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर देगा। वहीं दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने 7 यानी कि 7 एडवांस सर्विलांस UAVs के टेंडर को टेक्निकल इवैल्यूएशन फेज तक पहुंचा दिया। और ये ड्रोन केवल दोस्तों एयरफोर्स के लिए नहीं होंगे, बल्कि तीनों सेनाओं के लिए होंगे। इन ड्रोन्स की खासियतों की बात की जाए तो इनका हाई एंड्योरेंस होना चाहिए, मतलब लंबे समय तक उड़ान क्षमता होनी चाहिए। रेगिस्तान, समुद्र और पहाड़ हर जगह ये ऑपरेशन कर सकें। लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड में भी काम करने की इनकी क्षमता होनी चाहिए। यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स ने दोस्तों इस टेंडर के लिए सख्त नियम भी रखे हैं, जैसे कि कंपनियों को प्रोटोटाइप पहले ही दिखाना पड़ेगा, यानी कि सिर्फ कागज़ पर नहीं बल्कि असली सिस्टम, और इसमें 50 से 60% तक स्वदेशी कंटेंट होना ज़रूरी है। और अगले 2 से 4 हफ्तों में कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जिसके बाद ये डील फाइनल होगी। और एक और बड़ी बात यह है कि ड्रोन डिलीवरी सिर्फ 6 महीनों के अंदर शुरू करनी होगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको लगता नहीं कि केवल 7 ड्रोन से इतने बड़े देश की निगरानी की ज़रूरतें पूरी होंगी? हमें तो मैक्सिमम संख्या में चाहिए। लेट्स सी भारत का क्या प्लान है इसके पीछे, ये तो तय समय बताएगा। दोस्तों, रशिया चाहता है कि भारत उनसे कम से कम 100 स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदे, यानी कि Su-57। और ये ऑफर इसलिए भी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है क्योंकि रशिया ने कहा कि भारत में इनकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा, HAL की नासिक फैक्ट्री में प्रोडक्शन होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट तो इंडियन एयरफोर्स है। इंडियन एयरफोर्स इतने बड़े ऑर्डर को लेकर पूरी तरह तैयार नहीं है। इंडियन एयरफोर्स की जो प्रायोरिटीज़ हैं, यानी कि प्राथमिकताएं हैं, वो है राफेल यानी कि 114 रफाल फाइटर जेट की डील, तेजस मार्क 2 और AMCM। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंडियन एयरफोर्स सिर्फ 40 से 60 Su-57 लेने पर विचार कर रहा है। यहाँ पर बड़ी संख्या में इसलिए भी ऑर्डर नहीं दिया जा सकता दोस्तों, आप खुद समझिए, इसकी लागत काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी। हमारे AMCA प्रोजेक्ट पर सीधा असर पड़ेगा, कस्टमाइजेशन में देरी हो जाएगी। इवन कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि कम संख्या में Su-57 लेना अच्छी बात है, लेकिन 100 फाइटर जेट लेना ओवरलैप और खर्च बढ़ाने वाला फैसला हो सकता है। यानी कि दोस्तों, भारत के सामने अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया, विदेशी स्टेल्थ जेट या पूरी तरह स्वदेशी भविष्य। दोस्तों, अब HAL कैट्स वॉरियर को अपग्रेड कर रहा है, मतलब अब ये ड्रोन सिर्फ आदेश नहीं मानेगा बल्कि खुद फैसले भी ले सकेगा। यानी कि इस पे नया AI अपग्रेड किया जाएगा, जिसके बाद ये दुश्मन को खुद पहचान सकेगा, खतरे का जवाब खुद देगा, बिना पायलट के निर्देश के हमला और बचाव भी कर सकता है। और ये कैट्स वॉरियर जो है वो तेजस, रफाल और AMCA के साथ मिलकर काम करेगा। यहाँ पर जो सबसे बड़ा अपग्रेड किया जा रहा है वो है GPS जाम होने पर भी ये कैट्स वॉरियर काम करेगा बिना रुके हुए। बता दें कि ये विजुअल स्लैम और टेरेन मैपिंग से नेविगेशन करेगा। और नया वेरिएंट यानी कि कैट्स वॉरियर 2 ज़्यादा बड़ा और ताकतवर होगा,
अपने अंदर हथियार ये ले जा सकता है, खास करके अस्त्र मिसाइल। इवन इसका इंजन भी अपग्रेड होगा, जिसमें कि इसमें पुराने PTAE-7 की जगह नया STFE-25 इंजन लगाया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आप मान लीजिए, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, नो डाउट, लेकिन अगर AI पर ज़्यादा निर्भरता हम रखेंगे तो रियल वॉर में रिस्क भी बढ़ सकता है, क्योंकि फाइनल डिसीजन इंसानों के हाथ में होना ज़रूरी है। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि भारत अब स्मार्ट, ऑटोनोमस और फ्यूचर रेडी एयर वॉर सिस्टम पर काम कर रहा है। वहीं दोस्तों भारत ने अब अपना खुद का UAV इंजन बनाया। जेम ऑटोमोटिव्स ने लॉन्च किया है 180 हॉर्स पावर का मेल UAV इंजन। मतलब भारत को विदेशी इंजन पर निर्भरता नहीं रखनी पड़ेगी और ये इंजन विदेशी इंजनों को रिप्लेस करेगा। इसका इस्तेमाल तापस BS-201 और आर्चर NG में किया जाएगा। इसकी खासियतों की बात की जाए तो ये 180 हॉर्स पावर जनरेट करता है, 32,000 फीट की ऊंचाई पर भी ये ऑपरेशनल रहेगा और ये ड्रोन को लगातार इंड्योरेंस दे सकता है। और सबसे एडवांस फीचर इसका है FedEx सिस्टम, मतलब डिजिटल कंट्रोल, जिससे कि बेहतर फ्यूल सेविंग और सेफ्टी रहेगी। और डीजल इंजन होने की वजह से ये ज़्यादा सुरक्षित और लॉन्ग मिशंस के लिए बेहतर होगा। और आगे ये कंपनी 220 हॉर्स पावर का नया वेरिएंट भी लेके आ रही है। यानी कि दोस्तों भारत अब UAV टेक्नोलॉजी में इंजन से लेकर सिस्टम तक आत्मनिर्भर बन रहा है। वहीं दोस्तों अमेरिका और ईरान की बातचीत फेल हो गई है। JD Vance ने कहा कि 21 घंटे की बातचीत के बाद भी कोई समझौता नहीं हुआ। ये बातचीत हुई है इस्लामाबाद में। यहाँ पर अमेरिका ने शर्त रखी कि ईरान परमाणु हथियार ना बनाए, समुद्री रास्ते खुले रहने चाहिए। लेकिन दोस्तों ईरान इन शर्तों पर राजी नहीं हुआ। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर स्टेट ऑफ होर्मुज़ का रहा, जहाँ दुनिया का 20% तेल यहीं से गुजरता है। अभी इस इलाके में टेंशन है। यहाँ पर दोस्तों ईरान ने भी डिमांड रखी है। उन्होंने अपने फ्रीज्ड पैसे जो है वो वापस मांगे हैं, युद्ध का मुआवजा देने की बात कही है और इस स्ट्रेस पर कंट्रोल करने की बात कही है। लेकिन दोस्तों वहीं अमेरिका चाहता है कि फ्री शिपिंग और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रोक लगे। कहा ही जा रहा है कि बातचीत जारी रहेगी, लेकिन भरोसा अब कम हो चुका है दोनों देशों के बीच। हालांकि इसका असर भी पड़ सकता है, मतलब तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, मिडिल ईस्ट में टेंशन और बढ़ सकती है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि अगर ये समझौता जल्द ही नहीं होता तो हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। मतलब दुनिया की नज़र दोस्तों अब अमेरिका ईरान टकराव पर ही टिकी हुई है। दोस्तों वहीं मणिपुर में सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन शुरू हो गया। उखरुल में BSF के जवान की हत्या के बाद तीसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी है। आपको मैं बता दूं कि BSF के कांस्टेबल मिथुन मंडल वीर गति को प्राप्त हुए हैं। हालांकि यहाँ पर BSF ने भी एक्शन लिया। 21 अवैध बंकर तबाह किए गए, कई इलाकों में तलाशी शुरू की गई है। यहाँ पर दोस्तों जो सर्च ऑपरेशन किया गया उसमें 2 पिस्टल, 13 IED, हथियार और विस्फोटक मिले। बता दें कि बॉर्डर एरिया पर अभी भी एक्शन जारी है। साथ ही 109 चेक पोस्ट, हाईवे पर काफिले की सुरक्षा की जा रही है। इवन यहाँ पर पुलिस ने भी चेतावनी दी है, किसी भी तरीके के फेक वीडियो और अफवाहों से दूर रहें। डिफेंस एक्सपर्ट्स दोस्तों कह रहे हैं यहाँ पर कि लगातार ये जो हिंसा हो रही है वो दिखाती है कि ग्राउंड पर हालात चैलेंजिंग हो चुके हैं। हालांकि मणिपुर में शांति के लिए सुरक्षा बल लगातार मोर्चे पर डटे हुए हैं। तो फिलहाल तब देखिए टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।